हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग आज भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने भाग के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा मूल संविधान था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, वे 395 अनुच्छेद जो है 22 भागों में विभाजित थे। और जो 22 भाग थे संविधान के, आज उन्हीं 22 भागों का पहला भाग है, जिसे संघ और राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, और यह जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के तक जो है भाग 1 को रखा गया है और भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है। और आज हम उन्हीं 4 अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ पर जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक तो देश का नाम पता चल रहा है और उसके बाद एक शासन पद्धति को पता चल रहा है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जो है देश का नाम पता चल रहा है और फिर उसके बाद शासन पद्धति पता चल रही है। शासन पद्धति, देश का नाम देखिए भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पर दोनों नामों को स्पष्ट किया गया है। भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। यहाँ पर भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए शासन पद्धति के बारे में भी पता चलता है कि यहाँ पर राज्यों का संघ है। एक शब्द जोड़ा गया है, राज्यों का संघ है। इससे जो है हमें पता चलता है कि हमारा जो शासन पद्धति है वो संघात्मक शासन पद्धति है। तो यहाँ पर देखिए राज्यों का संघ है। तो भारत की शासन पद्धति कैसी है? एक संघात्मक शासन पद्धति है, इसलिए कहा गया है कि राज्यों का संघ है। अगर वैश्विक स्तर की बात की जाए तो वैश्विक स्तर में संघ को 2 भागों में बांटा जा सकता है और दोनों का मतलब ही संघ होता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक शब्द आता है फेडरल और दूसरा है यूनियन। फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो फेडरल देखिए, जो ये फेडरल शब्द जोड़ा गया है और ये फेडरल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर छोटे छोटे राज्य या कई राज्य मिल करके अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देते हैं और एक मजबूत राष्ट्र बनाने का कार्य करते हैं, उसे फेडरल के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जब यूनियन की बात की जाए तो यूनियन में ये होता है कि केंद्र राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं होती है, केंद्र द्वारा राज्यों को शक्ति दी जाती है ताकि वे प्रशासन के कार्य को चला सके। इसी को यूनियन के नाम से जाना जाता है। आइए हम फेडरल को समझने का कार्य करते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कई छोटे छोटे राज्य हैं और वे सभी जो है अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देकर एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। केंद्र को शक्ति दी, एक मजबूत राष्ट्र बना और इसी को हम लोग फेडरल कहेंगे। फेडरल में ये है कि फेडरल के बीच में मतलब फेडरल ये होता है कि राज्यों के आपसी समझौते के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर यूनियन में क्या है? यूनियन में राज्यों के समझौते के द्वारा राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जाता है। वहाँ केंद्र द्वारा राज्यों को शक्ति दी जाती है ताकि वे प्रशासन के कार्यों को चला सकें। और वहीं पर फेडरल में क्या है कि फेडरल में जो है छोटे छोटे राज्य या कई राज्य मिल करके अपनी शक्तियों को केंद्र को देते हैं और एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। और फेडरल में एक विशेषता और है कि फेडरल का कोई भी राज्य अगर इस संघ से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन अगर यूनियन में कोई राज्य अगर राष्ट्र से अलग होना चाहता है तो वो अलग नहीं हो सकता है। जैसे भारत में भारत का कोई भी राज्य जो है देश से अलग नहीं हो सकता है। इस संविधान में प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। और वहीं पर अमेरिका में देखिए USA
जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका में जो है फेडरल का सिस्टम है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है और वहाँ पर 50 राज्य हैं। 50 राज्यों के अलग अलग संविधान हैं, अलग अलग नागरिकताएं हैं वहाँ की। तो इसलिए जो है वहाँ के लोग जो हैं, कोई भी राज्य अगर इस संघ से संतुष्ट नहीं होता है तो वे राज्य जो है अलग हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर फेडरल सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट इसलिए कहा जाता है, देखिए यूनाइटेड स्टेट, और हमारे देश को क्या कहा जाता है, हमारे भारत के जो यूनियन है, यूनियन ऑफ द स्टेट के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अमेरिका को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट, इसलिए जो फेडरल सिस्टम है। और अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के अलग अलग संविधान हैं। अलग अलग संविधान होने के नाते वहाँ पर हर राज्य की अलग अलग नागरिकताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए जो है वहाँ के राज्य जो है आसानी से जो है अपने संघ से अलग हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये था जो अनुच्छेद 1 था। अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 था। ये अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 था, जिसके बारे में राज्य भारत के नाम पता, देश के नाम का पता चल रहा है और शासन पद्धति के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 1 का सब क्लास 2। अनुच्छेद 1 का सब क्लास 2 जो है प्रथम अनुसूची के बारे में जानकारी देता है। प्रथम अनुसूची के बारे में जानकारी देता है। तो प्रथम अनुसूची क्या है? प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के नामों को यहाँ पता चलता है कि कितने भारत में संघ राज्य क्षेत्र हैं और कितने राज्य हैं, इनके नामों का पता चलता है। इस प्रकार हमें यहाँ पता चलता है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनका अगर हमको पता करना है तो हम प्रथम अनुसूची को देखेंगे और ये इसका उल्लेख जो है प्रथम अनुच्छेद के सब क्लास 2 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3। अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3 जो है भारतीय क्षेत्रों के बारे में बताया कि संविधान में जो भारतीय क्षेत्र हैं कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जो भारतीय क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। और एक देखें राज्य है और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। देखिए जो अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3 है, इसमें जो है भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया इसकी जानकारी दी गई है। तो भारतीय राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। राज्य में जो है जितने भी 28 राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों में जो है जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उसकी उल्लेख किया गया है। और उसके बाद अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब ये है कि अगर किसी भी विदेशी राष्ट्र को, विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाया जाएगा तो उसको अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस प्रकार जो है अनुच्छेद 1 के बारे में हमने अध्ययन किया। अनुच्छेद 1 में देखिए सब पहले अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 था जिसमें देश का नाम और शासन पद्धति को हमने अध्ययन किया। उसके बाद अनुच्छेद 2 था, इसमें जो है प्रथम अनुसूचियों के बारे में पता चलता है कि कितने राज्य हैं, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनकी लिस्ट अगर हमें देखना है तो प्रथम अनुसूची को देखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3, इसमें जो है भारतीय क्षेत्रों के बारे में पता चलता है कि भारतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक राज्य है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र है और तीसरा अर्जित क्षेत्र। संघ राज्य तो वही हैं जो हमारे 28 राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है और संघ राज्य क्षेत्र हैं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो अर्जित क्षेत्र, जो भारत में विदेशी राज्यों को जो मिलाया जाएगा उसको जो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और उनका गठन। नए राज्यों का प्रवेश और उसका गठन का मतलब ये है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल किया जाएगा, यानी भारत के संघ में शामिल किया जाएगा, भारत के संघ में शामिल करने के बाद उसका गठन कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में दिया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सिक्किम जो 1974 से पहले हमारे लिए एक विदेशी क्षेत्र था, यानी 1974 से पहले जो है ये हमारे लिए विदेशी क्षेत्र था। 1974 में जो है इसे भारतीय के संविधान में जो है सहराज्य का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। उसके बाद 22वें राज्य के रूप में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसको लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो सिक्किम था, सिक्किम एक राजतंत्रात्मक देश था। यहाँ का शासक, यहाँ जो शासन चल रहा था चोंग्याल वंश के शासन चल रहा था और चोंग्याल वंश के शासकों से जनता जो है त्रस्त थी और जनता की मांग थी कि सिक्किम को जो है भारत के संघ में शामिल किया जाए। तो
वहाँ की जनता के मांग के अनुरूप जो है 1974 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो 1974 में जो है 35वां संविधान संशोधन होता है। 35वां संशोधन होता है। 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जो है एक आर्टिकल जोड़ी जाती है जिसे 2A के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 2A जोड़ा जाता है। देखिए आर्टिकल यहाँ 2A जोड़ा जाता है और इस 2A आर्टिकल में एक प्रावधान किया गया था कि जो सिक्किम जोड़ा गया है नए राज्य के रूप में, उसको जो है सहराज्य का दर्जा दिया गया था। सहराज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे जो है राज्य का दर्जा देने से पहले सहराज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य था जिसे जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसे 2A के नाम से जाना जाता है, उसे सहराज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद एक साल बाद 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। 36वां संविधान संशोधन के तहत 36वें संशोधन के तहत जो है सिक्किम को जो है 22वां राज्य का दर्जा दिया जाता है। 22वें राज्य के रूप में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और इसे 22वां राज्य के नाम से जाना जाता है। तो सिक्किम जो है एक विदेशी क्षेत्र था, उसको जो है 1974 में जो है 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सहराज्य का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद 1975 में जो है 36वें संविधान संशोधन के तहत जो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है उसके बाद जो आर्टिकल जो 2A थी इसको निरस्त कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस आधार पर जो सिक्किम जो है हमारे देश का जो है 22वां राज्य बन गया। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 कहता है कि अगर नए राज्य का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं या उनके नामों में कुछ भी परिवर्तन करना हो, तो इन सब का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 में किया गया है और इसका अधिकार जो है संसद को है। संसद के 3 अंग होते हैं, आपको पता होगा। देखिए ये संशोधन जो है करने का अधिकार जो है नए राज्यों का निर्माण करना, वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना या उनके नामों में परिवर्तन करना, इन सब का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के जो 3 अंग हैं, एक है राष्ट्रपति और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब भी किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या अनुच्छेद 3 से संबंधित जो भी कार्य करना हो, तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है फला राज्य का जो है संशोधन करना है, फला राज्य से संबंधित संशोधन करना है। तो राष्ट्रपति जो है जिस राज्य से संबंधित ये बिल है उस राज्य के मत को जानने के लिए जो है उस राज्य की विधानसभा में ये बिल भेजेगा, उनके मत जानने का प्रयास करेगा। अगर उनका मत आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है, उसको जो है संसद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद जो है अब उसका संशोधन कर सकती है, उसके विरोध कुछ भी हो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए तो उसके बाद राष्ट्रपति को सूचित करने के बाद वो बिल जो है लोकसभा में आया चाहे राज्यसभा में आया, दोनों सदनों में किसी भी सदन में वो बिल आ सकता है सबसे पहले। तो मान लीजिए लोकसभा में आएगा बिल, तो लोकसभा में जब ये बिल आएगा तो यहाँ पर ये बिल जो है साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत से पास होगा। यहाँ पर साधारण बहुमत का मतलब ये है कि लोकसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या का आधा से 1 अधिक, यानी अगर यहाँ पर 100 सदस्य उपस्थित हैं, 100 सदस्यों में से अगर 51 सदस्य 51 सदस्य जो है इस बिल के फेवर में है, इस बिल के पक्ष में है, तो ये बिल जो है यहाँ से पास होकर के राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी यही पुनः प्रक्रिया होगी, वहाँ पर भी साधारण बहुमत से ये बिल पास होगा, यहाँ पर भी साधारण बहुमत से बिल पास होगा। तो यहाँ पर भी साधारण बहुमत से बिल पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास जब ये बिल जाएगा उसको जो है सिग्नेचर वहाँ पर राष्ट्रपति करेगा। सिग्नेचर करने के बाद उस संबंधित राज्य से जो भी उस राज्य से संबंधित जो भी संशोधन करना है वो संशोधन हो जाता है। तो ये एक प्रावधान है जो अनुच्छेद 3 के संबंधित था। उसके बाद हम लोग देखिए इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि जो नाम में परिवर्तन प्रमुख किए गए हैं उसके उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से MP से जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था और यह जो है 2000 में किया गया था।
और उसके बाद बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया था, और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो अलग किया गया था 2000 में किया गया था। ये सब जो प्रावधान किए गए हैं सन 2000 में किए गए थे। तो जो ये प्रावधान किए गए हैं ये साधारण बहुमत के तहत ही किए गए थे। तो ये सब एक नए मतलब कि राज्यों को तोड़ करके, एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य बनाए गए हैं। एमपी को तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, मतलब एमपी भी बना, छत्तीसगढ़ भी बना। बिहार को दो भागों में तोड़ा गया, एक बिहार बना, दूसरा झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग करके एक उत्तराखंड के राज्य को निर्माण किया गया। इन सब को कार्य जो सन 2000 में किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको पता होगा कि 20वां भाग 20 में ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो 368 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बताया गया, किस प्रकार जो है किसी विधेयक का, किसी कोई भी विधेयक हो और उस या कोई भी कानून हो उसको जो है संशोधन करना हो तो 368 के तहत उसका संशोधन किया जाता है। इन सब के बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है। तो वहीं पर यहाँ पर ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 का मतलब ये है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का कार्य। अनुच्छेद 3 ये है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा, उनके नामों में जो परिवर्तन करने का कार्य है, ये संशोधन संबंधित जो कार्य हैं ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये जो है साधारण बहुमत के तहत ही माना जाएगा। जो साधारण बहुमत के तहत संसद, लोकसभा, राज्यसभा में से पास होते हुए राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये जो है 368 के तहत नहीं माना जाता है। इसी के बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अभी हमने जो है भाग 1 के बारे में अध्ययन किया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग राज्यों का पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।